हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बताने वाली हूँ सारे के सारे कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में। अच्छा, बहुत सारे ना क्वेश्चन थे जो कि मोल कंसेप्ट में भी थे, लेकिन मैंने वहां पे नहीं कराया था। मैंने बोला था कि मैं इसके रिगार्डिंग एक अलग से टॉपिक लेके आऊंगी। तो बच्चे, आज वही मैं पूरा एक ही वीडियो में आपको सारे कंसंट्रेशन टर्म्स करा दूंगी। ठीक है, तो आज कंसंट्रेशन टर्म्स में लेक्चर 1 है और कल होगा लेक्चर 2 एंड देन ये कंसंट्रेशन टर्म्स भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहला है आपके पास वेट बाय वेट। तो भाई क्या होता है ये वेट बाय वेट? देखो, मैं ना आपको कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से चीजें समझाऊंगी, तो आप ना जो मैं एग्जाम्पल दूंगी उनको फोकस करना। और इसी सेशन में ना जो इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज आए थे कंसंट्रेशन टर्म से, मैंने वो भी ऐड कर दिया है। देखो, 2026 में तो कंसंट्रेशन टर्म्स से कोई ऐसा खास पीवाईक्यू आया नहीं था मोल कंसेप्ट के अंदर, लेकिन 25 और 24 में अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हैं। तो जो मुझे अच्छे लगे मैंने शॉर्टलिस्ट करके इन स्लाइड्स में उन्हीं सेम क्वेश्चन को ऐड भी किया है। तो आप पहले ना अच्छे से मैं आपको थ्योरी कराऊंगी वो करना, एंड फिर मेरे साथ क्वेश्चन की अप्रोच करते चलना कि कैसा क्वेश्चन है, क्या गिवन है, कैसे मैम अप्रोच कर रहे हैं, कैसे कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं और कैसे फाइनल आंसर पे आ रहे हैं। ठीक है, तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है वेट बाय वेट। तो स्टूडेंट, सपोज मैंने दिया आपको, मैंने कहा 40% वेट बाय वेट लिखा है ऑफ NaOH सॉल्यूशन। तो आप इसको देखकर क्या समझोगे? तो बच्चे, सबसे पहले इसको देखते ही आपको क्या चीज दिमाग में आनी चाहिए? देखो ध्यान से सुनो, फिर से पढ़ो मैंने क्या लिखा। मैंने बोला कि 40% वेट बाय वेट ऑफ NaOH सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, इसका मतलब है, सबसे पहले तो भाई कुछ बच्चे तो इधर ही फैल गए होंगे, मैम हमें ये तो बताओ कि ये सॉल्यूशन क्या है, ये सॉल्यूशन क्या है। तो स्टूडेंट ध्यान से सुनो, देखो जो सॉल्यूशन होता है ना, सॉल्यूशन दो चीज से मिलके बना होता है। एक तो होता है मेरा क्या, सॉल्यूट, और एक होता है स्टूडेंट्स क्या, सॉल्वेंट। क्या होता है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट। बोलो मेरे साथ, रिपीट करो, सॉल्यूट सॉल्वेंट, सॉल्यूट सॉल्वेंट, 2 बार बोलना है, सॉल्यूट सॉल्वेंट, सॉल्यूट सॉल्वेंट। अच्छा, सॉल्यूट क्या होता है मैम और सॉल्वेंट क्या होता है? स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको बोला, मैंने कहा भाई एक काम करो, एक ना ग्लास का पानी लो। क्या बोल दिया मैंने? पानी का ग्लास लो। मैंने कहा पानी का ग्लास लो, उसमें आप क्या डालो, 1 चम्मच ना चीनी के दाने डाल दो। देखो इसमें चीनी है, ये चम्मच के अंदर चीनी है। मैंने कहा 1 चम्मच चीनी के दाने डाल दो। तो भाई देखो, इतना ग्लास ऑफ वाटर, मैम पानी तो दिखी ना, अरे ये रहा ना पानी, ये रहा ना देखो, और ये जो येलो येलो है ना, ये है मेरे चीनी के दाने। तो कौन ज्यादा है, पानी की चीनी? बताओ जल्दी, पानी की चीनी। तो मैम जो पानी है ना, पानी, क्या बोला, पानी। तो बच्चे जो ज्यादा होता है अमाउंट में, जो फिलहाल यहाँ पे कौन ज्यादा है, पानी, तो वो कैसे एक्ट करेगा, सॉल्वेंट की तरह। और जो अमाउंट में कम होता है, फिलहाल यहाँ पे कौन है अमाउंट में कम, चीनी, सॉल्यूट, वो क्या है मेरा, शुगर के दाने क्या है मेरे, सॉल्यूट। समझ में आया? तो आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा कि जो चीज अमाउंट में कम है, कम, उसको बोल दो सॉल्यूट, और जो चीज अमाउंट में ज्यादा उसको बोल दो सॉल्वेंट। सही बात। चलो, अब जैसे कई बार आपको ऐसे क्वेश्चन में आता है कि भाई 50 ग्राम अमोनिया है और 50 ग्राम अमोनिया को मिक्स कर दिया 20 ग्राम ऑक्सीजन में, तो कौन कम है, ऑक्सीजन 20 ग्राम, तो अब वो क्या हो गया, सॉल्यूट। लेकिन ज्यादा कौन है, 50 ग्राम अमोनिया, तो अमोनिया क्या हो गया, सॉल्वेंट। समझ में आई कि कम ज्यादा अमाउंट से चेक करते हैं। चलो बच्चों, इसी तरीके से देखो, ध्यान से सुनना, इन्होंने बोला है NaOH का सॉल्यूशन है, तो इससे क्या समझेंगे, तो NaOH के सॉल्यूशन से अपन समझते हैं कि भाई देखो, अगर वो कुछ ना बोले तो सॉल्यूशन देखते क्या समझ जाओ कि मैम एक तो यहाँ पे सॉल्यूट होगा और एक यहाँ पे सॉल्वेंट होगा। तो मैम अगर कुछ नहीं दिया तो सॉल्वेंट बाय डिफॉल्ट क्या है, वाटर, वाटर। और क्योंकि उन्होंने सॉल्यूट, उन्होंने NaOH दिया है, तो हम बाय डिफॉल्ट मतलब क्या ले लेंगे, NaOH यहाँ पे क्या है मेरा, सॉल्यूट। तो आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट इन दोनों को जब मिक्स करोगे तो आपको क्या मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा।
समझ में आया कि सॉल्यूशन कैसे बनता है ना। चलो इसी तरीके से बच्चे, अब उसने बोला 40% वेट बाय वेट है। भाई इसका क्या मतलब है? 40% वेट बाई वेट का, तो आप कुछ ज्यादा आपको कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल बोलोगे कि 40 ग्राम का जो NaOH है, 40 ग्राम ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। क्या बोला मैंने लास्ट में, क्या वर्ड बोला? सॉल्यूशन। ठीक है, 100 ग्राम के सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट है? 40 ग्राम का NaOH। प्लीज यार, प्लीज ध्यान से सुनो। देखो यहाँ क्या लिखा है, वेट बाय वेट, यानी पहली टर्म जो पहला W है वो किसके लिए, किसको कमेंट करता है? सॉल्यूट पे। अच्छा यहाँ पे नहीं लिखती मैं, यहाँ पे समझाती हूँ। ये जो पहला W है ये सॉल्यूट पे कमेंट कर रहा है और दूसरा W सॉल्यूशन पे। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये सॉल्वेंट है, बोलते हैं कि मैम 40 ग्राम ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। गलत, वो सॉल्यूशन है भाई। क्या है वो? सॉल्यूशन है। ये क्या है? सॉल्यूशन है। प्लीज यार, प्लीज गलती मत करना प्लीज। मैं इतने बच्चों को देखती हूँ यार, इतनी गलती करते हैं इतनी सिंपल सी चीज पे। प्लीज आप लोग गलती मत करना, जो टर्म जहां है उसको वहीं रहने दो। डोंट इंटरचेंज थिंग्स। सॉल्यूट को सॉल्वेंट बना देते हो, सॉल्यूशन को सॉल्वेंट बना देते हो। नहीं यार, ऐसे नहीं काम होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। भाई इसी पे भेजना, ये क्वेश्चन आया है, आई थिंक ये 24 या 25 में आया है। यहाँ पे ईयर तो नहीं लिखा, बट 24 या 25 का है शायद ये सवाल। चलो करके देखते हैं क्या कहता है। Concentrated nitric acid is labeled as 75% by mass. अब क्या लिखा है? 75% by mass। अच्छा मैं एक बात और समझा दूं, कहीं पे आपको लिखकर आ जाए वेट बाय वेट, ये मतलब परसेंट वेट बाय वेट या परसेंट बाय मास, ऐसे लिखकर आ जाए तो इन सबके एक ही मतलब है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, बाई मास आगे परसेंट। तो देखो क्या यहाँ पे भी आपको बाई मास और आगे परसेंट नहीं है, तो भाई ये वेट बाई वेट हुआ। तो चलो भाई कर लेते हैं फटाफट सॉल्व। तो एक बात बताओ, 75% बाई मास क्या मतलब है इसका? और बात हो रही है नाइट्रिक एसिड की, HNO3। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? HNO3। भाई क्या बोलोगे? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो मन में अपने। 75 ग्राम ऑफ सॉल्यूट जो कि नाइट्रिक एसिड है इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। क्या है? 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है? चलो वो बोल रहा है आप तो ये बताओ द वॉल्यूम इन ml ऑफ द सॉल्यूशन व्हिच कंटेन्स 30 ग्राम नाइट्रिक एसिड, और डेंसिटी ऑफ नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन की दी है इतनी। तो एक बात बताओ भाई, जब 75 ग्राम HNO3 प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में, तो उन्होंने तो 30 ग्राम की बात की है ना। तो बताओ 30 ग्राम कितने सॉल्यूशन में होगा? तो 30 इंटू 100 अपॉन 75। तो भाई यहाँ से क्या आ जाएगा देखना, सॉल्व कर लो उसको। ये आ गया आपका 40 ml, सॉरी 40 ग्राम। भाई 40 ग्राम के सॉल्यूशन में ये प्रेजेंट है। अब आपको निकालना क्या है? वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। यानी कि एक बात बताओ, ये जो आपका निकला है, क्या ये मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं निकला? निकला है। कितना आया मास ऑफ सॉल्यूशन? 40 ग्राम। तो एक बात बताओ, डेंसिटी बराबर क्या मास बाय वॉल्यूम होता है? वो आपसे वॉल्यूम ही तो पूछ रहा है भाई, वॉल्यूम ही तो पूछ रहा है। तो वॉल्यूम कैसे निकालोगे? मास बाय डेंसिटी। भाई क्या आपको मास निकाल लिया? आपने निकाल लिया मैम 40 अपॉन भाई डेंसिटी कितनी दी है? 1.25 ग्राम पर ml। तो भाई आंसर भी ml में आएगा। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे योर आंसर विल बी 32 ml। तो भाई ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। चलो चेक करते हैं। हाँ जी बच्चे, तो योर आंसर इज 32 ml। आई होप यू आर गेटिंग, है ना। चलिए स्टूडेंट, इसी तरीके से आता है एक और टर्म है मेरे पास, वेट बाय वॉल्यूम। इसका क्या मतलब है? परसेंट वेट बाय वॉल्यूम। यहाँ पे परसेंट नहीं लगा,
ठीक है भाई, एक और है परसेंट वेट बाय वॉल्यूम। आपने एक काम कर लो, यहाँ पे ना ऐसे लगा लो आगे, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम। तो इसका क्या मतलब होता है, पहली टर्म रिप्रेजेंट करती है सॉल्यूट को और दूसरी टर्म रिप्रेजेंट करती है सॉल्यूशन के लिए। तो हम क्या बोलेंगे, सपोज मैंने फिर से लिख दिया, क्या लिखा कि 40%, अब की बात ध्यान से सुनना, क्या लिखा है, वेट बाय वेट नहीं, वेट बाय वॉल्यूम ऑफ NaOH सॉल्यूशन। बताओ क्या पढ़ेंगे इसको, मैंने कहा समझाओ मुझे क्या लिखा है, तो आप एक बच्चा बोल दिया मैम 40% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ NaOH सॉल्यूशन। ऐसे थोड़ी होता है, ये तो मुझे भी दिख रहा है, ये तो किसी अनपढ़ को भी बिठा दूं वो भी पढ़ देगा। ढंग से पढ़ो। तो आप बोलोगे मैम 40 ml, नॉट 40 ml, 40 ग्राम ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। मतलब पहली टर्म वेट है जो कि सॉल्यूट को रिप्रेजेंट कर रही है, तो अब आप सॉल्यूट को दिखाओगे वेट से और दूसरी टर्म सॉल्यूशन को दिखाती है, तो आप इसको अब रिप्रेजेंट करोगे वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। तो वही तो किया, देखो वही तो किया, 40 ग्राम मास है, वेट है, और 100 ml बच्चे वॉल्यूम है। क्या है, वॉल्यूम है। क्या है, वॉल्यूम। गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से अब मेरे पास है तीसरा परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अब आप समझ गए होंगे। चलो मैंने बोला मैं 40% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम NaOH सॉल्यूशन है, तो क्या बोलोगे कि 40 ml ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है ना, क्रिस्टल क्लियर है ना। चलो भाई प्लीज कंफ्यूज मत हो ना, बहुत छोटी छोटी बातें बता रही हूँ, और मतलब इतना मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है ना, मैंने यही चीज ऑब्जर्व की है कि बच्चे इन्हीं में आके अटक जाते हैं। प्लीज आप मत करना यार, प्लीज। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टर्म है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। क्या होता है स्ट्रेंथ, सबसे पहले स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल S से। भाई स्ट्रेंथ का फॉर्मूला बताती हूँ, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इट शुड बी इन लीटर, कंपल्सरी है। अब ध्यान से सुनो भाई, जैसे किसी ने लिख दिया 4 ग्राम पर लीटर, तो आप इससे क्या समझोगे, इससे समझोगे कि मैम जो 4 ग्राम का जो सॉल्यूट है, 4 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 2 लीटर, सॉरी 2 नहीं, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। खत्म कहानी। बस कहीं पे भी लिखकर आ जाए कि बताओ 8 ग्राम पर लीटर का क्या मतलब है, तो क्या बोलोगे, 8 ग्राम पर लीटर का क्या मतलब है कि 8 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो भाई इसी तरीके से अब वो सवाल क्या पूछेगा, तो बताओ कैलकुलेट कि, एक बात बताओ, इसने दिया है कि 8 ग्राम प्रति लीटर स्ट्रेंथ है किसी सॉल्यूशन की। स्ट्रेंथ क्या है मैम, भाई यही स्ट्रेंथ है, 1 लीटर में 8 ग्राम प्रेजेंट है, यही स्ट्रेंथ है। वो बोल रहा है 1 लीटर में 8 ग्राम सॉल्यूट है, तो बताओ 5 लीटर में कितना सॉल्यूट होगा। तो सिंपल यूनिटरी मेथड लगा दो यार, 8 × 5/1 यानी कि 40 ग्राम सॉल्यूट होगा। खत्म कहानी, खत्म। शुरू होता ही खत्म हो गया सवाल, इतना आसान है ये। चलो अगला आता है पीपीएम और पीपीबी। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो, प्लीज ध्यान से सुनो। अभी देखो 2025 में ये वाला क्वेश्चन भी आया था। चलो खैर पहले समझाती हूँ। पीपीएम क्या होता है मैम स्टूडेंट्स, पीपीएम का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। और पीपीबी का बताओ, फिर खुद से सोच के बताओ, पीपीबी क्या होता है, जल्दी बोलो। पार्ट्स पर बिलियन। क्या होता है ये, पार्ट्स पर बिलियन। चलो मैं आपको एक बात बताऊं भाई, इसका मतलब होता है, जैसे मैंने लिख दिया 4 पीपीएम है कैल्शियम कार्बोनेट के सॉल्यूशन का, तो इससे क्या आप इंटरप्रेट करोगे भाई, इससे इतना सोचना है। मैंने कहा 4 पीपीएम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्यूशन को मेरे को समझा दो, तो क्या बोलोगे, आप बोलोगे मैम 4 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज प्रेजेंट इन 10⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। क्या लगाना है लास्ट में भाई,
सॉल्यूशन लगाना है, सॉल्वेंट नहीं लगाना। क्या लगाओगे कि 4 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज प्रेजेंट इन 10 की पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। मैम 10 की पावर 6 क्यों लिया भाई? मिलियन का मतलब 10 की पावर 6 ही तो होता है, एक के आगे 6 जीरो। समझ में आया? चलो इसी तरीके से उसने बोला पीपीबी, तो क्या बोलोगे पीपीबी का कि 4 ग्राम प्रेजेंट इन 10 की पावर 9 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। लास्ट में क्या लगाना है? सॉल्यूशन। समझ में आई भाई? बिलियन का क्या मतलब है? 10 की पावर 9। समझ गए? चलो अब एक काम करते हैं, समझ तो बहुत लिया, सवाल पे ध्यान देते हैं। ये देखो, ये सवाल बच्चा आपका आया था 2025 में, है ना, अप्रैल शिफ्ट 1 में। आपका एक तो जैन में होता है, अप्रैल की पहली शिफ्ट में, मॉर्निंग वाली शिफ्ट में। क्या बोल रहे हैं भाई? फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड विद आयरन इज डन यूजिंग FeSO4.7H2O। द मास इन ग्राम्स ऑफ FeSO4.7H2O achieved required to achieve 12 ppm of iron in 150 kg of wheat nearest integer की फॉर्म में आंसर करना है। सबके मोलर मास आपको दिए हुए हैं। बच्चे सबसे पहले तो फोर्टिफिकेशन का मतलब समझो कि ये होता क्या है। स्टूडेंट्स, फोर्टिफिकेशन एक बायोलॉजिकल टर्म है। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे सपोज मैंने क्या लिया, इन्हीं का एग्जांपल लेते हैं कि भाई जो गेहूं है, जो वीट है, उसके अंदर आयरन की कमी कम है, फाइबर ज्यादा है। लेकिन मुझे लोगों जैसे भाई जो वीट वगैरह, ये जो फूड फैक्ट्रीज होती है, ये सोचते हैं कि आयरन के थ्रू, मतलब वीट के थ्रू सिर्फ फाइबर ना जाए इंसान के शरीर में, थोड़ा आयरन, कैल्शियम, ये सब चीज भी जानी चाहिए। तो सपोज किसी मतलब ऑब्जर्व किया गया कि किसी पॉपुलेशन में ना आयरन की कमी बड़ी ज्यादा हो रही है, तो वो क्या करते हैं, वीट में आयरन मिलाते हैं। अब आयरन किस सोर्स के फॉर्म में मिला रहे हैं? वो सोर्स है मेरा FeSO4.7H2O। ये एक आयरन का कंपाउंड है जो कि मैं गेहूं में मिला दूंगी, ठीक है। उसके मिलाने से मेरा क्या हो जाएगा? उसके मिलाने से भाई वीट में वीट आयरन रिच हो जाएगा। इसी तरीके से कल को कैल्शियम की दिक्कत आने लगी लोगों में, तो वो क्या करेंगे, गेहूं में कैल्शियम सल्फेट मिला दो, कुछ भी मिला दो, मतलब जो जैसे कुछ भी मिला दो जो कि कैल्शियम रिच है, तो अभी मेरा आयरन का प्रॉब्लम है। तो भाई जब आप किसी एक खाने की चीज में दूसरी कोई ऐसी चीज मिलाते हो जिससे उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ता है, यानी आयरन बढ़ रहा है, तो हम इस प्रोसेस को बोलते हैं फोर्टिफिकेशन, ठीक है। तो भाई उसने बोला है कि 150 किलो आयरन में मुझे क्या मिलाना है, सॉरी 150 किलो वीट में, 150 किलो वीट में मैं कितना FeSO4.7H2O इसका कितना मास मिलाऊं, ठीक है, कि मेरा जो आयरन है, आयरन की कंसेंट्रेशन इसके अंदर 12 ppm हो जाए। भाई एक बात का ध्यान रखना है, जो ppm है ना, ये हम तब यूज करते हैं जब बहुत जो सॉल्वेंट है उसके अंदर बहुत छोटा सा सॉल्यूट मिलाएंगे, जैसे 10 की पावर 6 ग्राम में सिर्फ क्या, देखो यहाँ पे क्या मैंने क्या समझाया था कि 10 की पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में सिर्फ 4 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। यार कितनी कम है ये भाई, इसको इमेजिन करो, ये है 10 की पावर 6 और इसमें सिर्फ 4 ग्राम, इतने ग्राम में सिर्फ आपने इतना ग्राम ये मिला रहे हो भाई। अरे यार सुनो, मेरी बात सुनो, एक बात बताओ, मैंने कहा ये, चलो मैं आपको ना क्वेश्चन के थ्रू समझाऊं। देखो एक बात बताओ, मैंने बोला, मैंने कहा वीट है, वीट क्या है मेरा, एज अ सॉल्वेंट यूज हो रहा है ना, वीट एज अ सॉल्वेंट यूज कर रहे हो, जिसका मास कितना है 150 किलो, और जो आपका क्या है, आयरन है, आयरन मिलाओगे ना तो आयरन कितना है 12 ppm, ये तो बहुत कम है। तो एक बात बताओ, पहले आप मुझे ये लिखकर बताओ, मैं आपको आगे का बाद में समझाऊंगी। अरे यार क्या हो गया इसमें, कि 12 ppm का मतलब क्या है, तो आप कहोगे मैम 12 ग्राम ऑफ आयरन प्रेजेंट इन 10 की पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। सही बात है कि नहीं? अब सॉल्यूशन क्या है भाई, यहाँ पे सॉल्यूशन क्या है बताओ, वीट इज माय सॉल्यूशन, वीट प्लस आयरन का कंपाउंड इज माय सॉल्यूशन, है ना। यानी 12 ग्राम आयरन प्रेजेंट है 10 की पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर। समझ में आई बात?
आ गई समझ। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, एक बात बताओ कि भाई 10 की पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर 12 ग्राम आयरन प्रेजेंट है। इतना तो ये चीज आपको क्लियर है? क्लियर है। अब मैंने कहा एक बात बताओ, उसने बोला है कि अभी मेरा जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा? वीट का मास कितना है? 150, यानी 150 प्लस आयरन 12 ग्राम है और ये केजी में है। भाई एक बात बताओ, इतने किलोग्राम में सिर्फ इतनी छोटी सी चीज आप मिला रहे हो, तो क्या मैं इसको अप्रोक्स 150 150 केजी ना लिख लूं? लिख लो। तो भाई मैंने क्या बोल दिया? मैंने कहा 150 केजी ऑफ सॉल्यूशन में बताओ कितना आयरन होगा। तो आप बोलोगे 150 केजी इंटू 12 ग्राम अपॉन में 10 की पावर 6 ग्राम, ग्राम से ग्राम गया। तो भाई आप इसको सॉल्व कर लो, तो इतना केजी आयरन आपका आंसर आएगा। मैं एक काम करती हूँ, इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेती हूँ 150 को, तो यहां से आपका जो आंसर आएगा दैट इज 1.3 ग्राम आयरन। समझे कि 1.8 ग्राम, 3 नहीं 1.8 ग्राम आयरन। अब वो बोल रहा है कि आप तो मास बताओ FeSO4 और 7H2O कितना लगेगा, क्योंकि इसी के अंदर तो आयरन है। हाँ, तो अब क्या करोगे? देखो ध्यान से सुनना। मैंने कहा FeSO4 डॉट 7H2O 278 ग्राम पर मोल। तो भाई इसके अंदर एक आयरन प्रेजेंट है, तो एक का मास कितना है? 56 ग्राम। तो एक बात बताओ, क्या 270 इसके अंदर 278 है, सॉरी ये 8 है, 278 के अंदर 56 ग्राम आयरन है। तो भाई 1.8 ग्राम आयरन कितने के अंदर होगी? 1.8 ग्राम आयरन कितने के अंदर होगी? तो क्या बोलोगे? 1.8 इंटू 278 अपॉन 56। तो भाई यहां से सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कुछ 8.9 के आसपास आएगा, 8.9 ग्राम, जो कि अप्रोक्सीमेटली मैं 9 ग्राम बोल दूंगी। तो भाई मेरा आंसर ही स्टूडेंट्स जो है दैट इज 9। नियरेस्ट इंटीजर में आपको आंसर करना है ना, तो 9 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आई बात? आई कि नहीं? चलो चलिए नेक्स्ट है मेरा मोलैरिटी। तो भाई मोलैरिटी क्या होता है? देखो अगर कहीं पे भी आपको दिख गया, पहले तो ये देखो कि मोलैरिटी को कैपिटल M से दिखाते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है मोलैरिटी निकालने का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को डिवाइड कर दो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से एंड इट शुड बी इन लीटर। बच्चे कहीं पे लिखा है 2 मोलर, इसको क्या बोलेंगे? क्या पढ़ेंगे इसको? मोलर, है ना? अच्छा पहले बताओ इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट क्या होगी? मोल पर लीटर। देखो ये मोल्स और ये लीटर, तो यूनिट क्या होगी? मोल पर लीटर। इसी को अपन बोल देते हैं शॉर्ट में मोलर, या इसी को कभी कभी सिर्फ कैपिटल M से दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने लिख दिया 2 मोलर, इसका क्या मतलब है कि 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो है प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। देखो अभी भी क्या आया यहाँ पे? सॉल्यूशन। क्या आया? सॉल्यूशन। कर लेंगे, ऐसे सवाल हो जाएंगे। चलिए इसी तरीके से बच्चे कहीं पे बोल दे कि 3 मोलर का क्या मतलब है, तो आप क्या बोलोगे 3 मोलर का? कि 3 मोल्स ऑफ सॉल्यूट, किसके? सॉल्यूट के, प्रेजेंट हैं किसमें? 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। क्लियर है? चलो इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये 2025 जनवरी शिफ्ट 2 में आया था। बोल रहा है कि डेंसिटी ऑफ 3 मोलर। अच्छा ये ना मोलैलिटी का भी सवाल है, तो पहले मैं मोलैलिटी भी समझाती हूँ। तो भाई मोलैलिटी क्या होता है? अब देखो इन दोनों टर्म्स को जोड़ना मत। जो पहले समझाया था वो क्या था मेरा? मोलैरिटी। पहले क्या समझाया था? मोलरिटी। यहाँ पे R आता है R, लेकिन अब यहाँ पे क्या आ रहा है? L आ रहा है, तो दोनों अलग अलग टर्म्स हैं। भाई मोलैलिटी को दिखाते हैं स्मॉल m से, और कैसे पढ़ते हैं? मोलैलिटी का क्या फॉर्मूला होता है? वही मोल्स वाला फॉर्मूला है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई, अब चेंज आएगा। अब क्या आएगा? वेट ऑफ, पूरा ही लिख देती हूँ, वेट ऑफ सॉल्वेंट। ओ माय गॉड, वेट ऑफ सॉल्वेंट एंड कंपल्शन है केजी में लिखना, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, और अगर आपको कई बार ऐसा होता है कि भाई वो बहुत बार ऐसे ही करता है, कई बार नहीं, वो आपको यहाँ पे सॉल्वेंट का वेट देगा ग्राम में, तो आप ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देना। सेम ऊपर भी करना मोलैरिटी में, अगर ml में वॉल्यूम दिया है सॉल्यूशन का तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देना। समझ में आई? तो भाई इसको हम स्मॉल m से दिखाते हैं। बताओ इसकी यूनिट क्या जाएगी? मोल्स
मोल पर केजी, इसकी एसआई यूनिट क्या है, मोल पर केजी, और इसी को शॉर्ट में बोलते हैं मोलल, कई बार स्मॉल एम भी लिखा आ जाता है। अच्छा कहीं पे बताओ लिखा आ गया कि 2 मोलल का क्या मतलब है, तो क्या पढ़ोगे आप, बोलोगे कि 2 मोल्स ऑफ solute present in 1 kg of solvent। समझ में आई, कल को आ गया 5 मोलल, तो क्या बोलोगे कि 5 मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। अभी देखो पहली बार अब सॉल्वेंट शब्द का यूज कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखने पड़ेंगे कहाँ सॉल्यूशन है कहाँ सॉल्वेंट है, गलती मत करना, बार बार बोल रही हूँ, बार बार। चलो बच्चे, अब देखो ये तो एक मोलैलिटी का सवाल है, ये मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, एक बार करके देखना, अगर नहीं हो तो मुझे कमेंट में बताना जरूर, फिर मैं आपको किसी तरीके से इसका सॉल्यूशन समझाऊंगी। अब मैं ना आपको ये क्वेश्चन कराती हूँ, देखो ये बोलता है कि डेंसिटी ऑफ 3 मोलर NaCl सॉल्यूशन की इतनी है, तो आप मोलैलिटी बताओ सॉल्यूशन की कितनी होगी। तो भाई एक बात बताओ, मोलैरिटी कितनी दी है उन्होंने, बच्चे देखो मोलैरिटी, क्वेश्चन में मोलैरिटी कितनी दी है, 3 मोलर NaCl, ठीक है, उसने डेंसिटी दी है NaCl सॉल्यूशन की, भाई डेंसिटी भी किसकी दी है, सॉल्यूशन की, कितनी दी है 1.25 ग्राम पर ml। वो बोल रहा है आप मोलैलिटी बता दो हमको, मोलैलिटी बता दो सॉल्यूशन की, और मोलैरिटी भी किसकी दी है उसने, सॉल्यूशन की, ठीक है। तो सब चीज देखो सॉल्यूशन की दी है, और ये भी सॉल्यूशन की वो पूछ रहा है। तो एक बात बताओ भाई, मोलैलिटी का फॉर्मूला अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया है कि मोलैलिटी बराबर मोल्स, मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी होना चाहिए। अच्छा ये मोलैरिटी दी है, 3 मोलर का मतलब क्या है कि 3 मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। भाई ठीक है समझ गए, भाई मोल्स तो पता चल गए कितने, 3 मोल, लेकिन ये वेट ऑफ सॉल्वेंट का क्या चक्कर है। तो एक बात बताओ, क्या मास या वेट ऑफ सॉल्यूशन में से माइनस कर दूं वेट ऑफ सॉल्यूट का, तो क्या आपको वेट ऑफ सॉल्वेंट नहीं मिल जाएगा। अरे मैम ये क्या लिख दिया आपने, हमें तो यही समझ नहीं आया, ध्यान से सुनो क्या बोल रही हो। यस आई एम सेइंग कि वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या बराबर नहीं होता वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट के। यस तो भाई वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए ना, तो क्या वेट ऑफ सॉल्वेंट निकल जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूशन में से माइनस कर दो वेट ऑफ सॉल्यूट का, खत्म नहीं हो जाएगी कहानी, हो जाएगी। तो भाई मैम वेट ऑफ सॉल्यूशन नहीं पता, वेट ऑफ सॉल्यूट भी नहीं पता, तो भाई एक बात बताओ, क्या वेट ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए डेंसिटी तो दी है, डेंसिटी सॉल्यूशन की मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्या मास ऑफ सॉल्यूशन निकल सकता है, डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, डेंसिटी 1.25 ग्राम पर ml, और वॉल्यूम क्या दिया है देखो 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन का ही तो वॉल्यूम है, तो क्या इसको 1000 ml लिख लूं, हाँ अरे ये वॉल्यूम ही तो दिया है उसने, तो क्या आ जाएगा 1250 ग्राम। ओ माय गॉड, तो मैम मास ऑफ क्या निकल गया, ये मास ऑफ सॉल्यूशन तो आपने निकलवा दिया 1250 ग्राम, लेकिन हमें तो सॉल्वेंट का रखना होता है। तो मैम अगर आप कुछ ऐसा करवा दो कि सॉल्यूशन का मिल गया, देखो सॉल्यूशन का मिल गया, सॉल्यूट का और पता करवा दो, तो भाई मेरा वेट ऑफ सॉल्वेंट बढ़िया से आ जाएगा। तो एक बात बताओ, क्या वेट ऑफ सॉल्यूट निकालना है, ठीक है, तो वेट ऑफ सॉल्यूट निकालना है, क्या मोल्स इनटू मोलर मास रख दो सॉल्यूट के, भाई सॉल्यूट के मोल कितने दिए हैं 3, और सॉल्यूट है क्या यहाँ पे NaCl, और NaCl का मोलर मास क्या होता है जल्दी से बताओ, NaCl का मोलर मास जल्दी बताओ, Na का होता है 23, Cl का होता है 35.5, तो क्या ये आ गया 50
8.5 ग्राम पर मोल। तो इसी तरीके से बच्चे क्या वेट नहीं निकल जाएगा सॉल्यूट का, बताओ कैसे निकालें? मोल 3, मोलर मास 58.5। तो भाई कितना आ गया देखना, 3 5 15, 3 24 25, 775.5 ग्राम। क्लियर है? चलो तो भाई मैम देखो, अब मैं तो वेट ऑफ सॉल्वेंट निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे? वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालो, वेट ऑफ सॉल्यूशन में से माइनस कर दो वेट ऑफ सॉल्यूट का। तो भाई वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना आया था? 1250। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना आया है? 175.5। तो ये आ गया मास ऑफ सॉल्वेंट, है ना। अब मोलैरिटी निकालनी है, तो मोलैरिटी कैसे निकालोगे जल्दी बताओ? मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये आंसर ग्राम में आएगा, इसको केजी में करना, ठीक है। तो भाई मोल कितने हैं बताओ? 3 मोल थे ना, और ये वेट ऑफ सॉल्वेंट यही रख दो 1250 माइनस 175.5, बट इसको केजी में कर लेना। तो बच्चे यहीं से जो मेरा आंसर आएगा दैट इज 2.79, दैट इज 3। क्लियर है? चलो तो भाई 3 मोलल इज माय राइट आंसर। चेक कर लेते हैं। जी हाँ देखो 2.79, देखो इसको मिटा के दिखाऊं 2.79। क्लियर है? क्लियर है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन तो मैंने आपको होमवर्क में दिया है, इसको करना एक बार, ऐसे ही होगा सेम। मोल फ्रैक्शन, चलो मोल फ्रैक्शन पे बढ़ते हैं भाई आगे। क्या कहता है मोल फ्रैक्शन? भाई कहीं पे लिख दिया उसने सपोज 0.2 मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन, ग्लूकोज सॉल्यूशन। तो भाई आप इससे क्या समझ रहे हो? कहीं पे ये लिख कर आ गया तो क्या बोलोगे? भाई मोल फ्रैक्शन का मतलब है कि भाई मोल्स के फ्रैक्शन, यानी फ्रैक्शन, हम फ्रैक्शन जब पढ़ते हैं ना तो वो 1 तक रहती है, फ्रैक्शन का मैक्सिमम 1 होता है, लेकिन परसेंटेज का मैक्सिमम जाता है 100%। तो यानी इतना समझ गए कि मोल फ्रैक्शन का आंसर आएगा 0.0 से लेके 1 के बीच में, मैक्सिमम 1। तो इसका क्या मतलब है भाई? इसका मतलब है 0.2 मोल ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन। देखो अभी भी क्या लगा लास्ट में? सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन के 1 मोल के, सॉल्यूशन का 1 मोल है, उसके अंदर ग्लूकोज का कितना मोल है? सिर्फ 0.2। तो भाई एक बात बताओ, अगर ग्लूकोज मेरा सॉल्यूट है और डेफिनेटली कुछ नहीं दिया तो पानी मेरा सॉल्वेंट है, इन्होंने मिलके एक सॉल्यूशन बनाया, सॉल्यूशन के टोटल मोल है 1, ग्लूकोज के टोटल मोल है 0.2, तो भाई वाटर के कितने जाएंगे? तो वाटर के 0.8 आ जाएंगे ना, 0.8, 0.8। समझ में आया? तो ये है आपका क्या? मोल फ्रैक्शन। क्लियर है भाई? मोल फ्रैक्शन का एक फॉर्मूला, एक्चुअली इसको रिप्रेजेंट करते काई से। काई बराबर होता है, जैसे सपोज मोल फ्रैक्शन अभी आपको सॉल्यूट का निकालना है, तो कैसे निकालोगे? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। जैसे बच्चे मैं बी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ सॉल्यूट के लिए और ए को रिप्रेजेंट कर रही हूँ सॉल्वेंट के लिए, तो समझ जाना कि अगर उसने बोला कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो क्या बोलोगे? मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट विच इज सॉल्यूशन। कल को वो बोल दे मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का निकालो, तो कैसे बोलोगे? ऊपर किसके मोल रखोगे? सॉल्वेंट के। मोल ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ये चीज समझ में आ गई? आ गई। चलो एक चीज और समझाती हूँ भाई। देखो जो आपका, जैसे मैं बोलूं वेट बाय वॉल्यूम, परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, स्ट्रेंथ ग्राम पर लीटर वाला, है ना, स्ट्रेंथ भी लिख लो यहाँ, स्ट्रेंथ समझाया था, और मोलैरिटी, क्या लिख दिया ये? मोलैरिटी। बच्चे ये जो चारों है ना, ये चारों की चारों टेम्परेचर पे डिपेंड करती हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर ना वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम होने के कारण, मोलैरिटी के अंदर भी तो वॉल्यूम होता है, इसके अंदर भी होता है, वॉल्यूम होने के कारण ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। यानी टेम्परेचर बदलोगे तो वॉल्यूम भी तो बदलता है। अरे पानी रखा है, आप आग लगा दो, टेम्परेचर बढ़ाते रहो तो वॉल्यूम, पानी भी तो जल्दी जल्दी वेपराइज होगा, वॉल्यूम भी तो कम होता रहेगा पानी का।
तो इसीलिए ये सारी चीजें टेम्परेचर पे डिपेंड करती हैं। लेकिन इसके अलावा जितनी भी टर्म्स मैंने आपको पढ़ाई, जैसे बताओ कौन कौन सी पढ़ाई है। एक तो वेट बाय वेट पढ़ा दिया है ना, मोल फ्रैक्शन काई पढ़ा दिया, शॉर्ट में ही लिख लो काई, और क्या पढ़ाया, और मतलब ये सारी जो भी है, इसके अलावा दो और हैं, ये सारी आपकी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो आई थिंक आज के लिए इतना रखते हैं, काफी हेल्पफुल रहा है आपके लिए। प्लीज इन क्वेश्चन को लगा लेना, और जो मैंने एक होमवर्क में क्वेश्चन दिया उसे सॉल्व कर लेना। दूसरा जो मैंने बोला है कि भाई कहाँ सॉल्वेंट यूज होगा, कहाँ सॉल्यूशन टर्म यूज होगा, इस पे फोकस करना, और प्लीज याद कर लो। 7 महीने रह गए पेपर को, सीरियसली पढ़ लो। ठीक है, चलो बाय बाय।